So good evening friends, welcome to the topic preparation of final accounts of companies. This is a chapter from your financial accounting. सबसे simple topic but it is a lengthy topic. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट, व्हाट टू राइट, हाउ टू राइट, फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट. पहले तो हमको लिखना है यहाँ पर नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो भी नाम दिया हुआ है, बैलेंस शीट एज एट डेट, तो यहाँ पर डेट लिखना है. नॉर्मली एज फार एज कंपनी इज कंसर्न, जो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया उसमें हमको लिखना है करंट ईयर का अमाउंट एंड द प्रीवियस ईयर अमाउंट. लेकिन आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे एग्जाम में, वहां पर प्रीवियस ईयर का अमाउंट नहीं होगा. सो विल प्रिपेयर ओनली वन कॉलम. यहाँ पर एज पर द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब, एज पर द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब, यहाँ पर हमको लिखना है करंट ईयर अमाउंट एंड द प्रीवियस ईयर अमाउंट, सो दैट कंपैरिजन कैन बी मेड इजी. लेकिन जो आपके एग्जाम के क्वेश्चन होंगे उसमें प्रीवियस ईयर अमाउंट होगा ही नहीं, इसलिए आपका एक ही कॉलम आएगा करंट ईयर अमाउंट. हमारे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में देयर आर टू मेजर हेडिंग्स, लायबिलिटीज एंड एसेट्स. बट एज फार एज दिस वर्टिकल फॉर्मेट इज कंसर्न, वी हैव गॉट द डिफरेंट हेडिंग्स. लायबिलिटीज की जगह पर हेडिंग है इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड एसेट्स विल रिमेन एज एसेट. नाउ एज पर दिस prescribed format, only vertical format is allowed. We cannot prepare the balance sheet in the horizontal format. तो vertical format में ही balance sheet prepare करना है. और दो main headings है, एक है equity and liabilities और दूसरा heading है assets. So assets remains the same और liabilities की जगह पर word क्या आ गया, equity and liabilities. So equity, that is nothing but shareholders fund, owners fund. तो फर्स्ट हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर फंड में हमको सबसे पहले लिखना है शेयर कैपिटल, दूसरा है रिजर्व्स एंड सरप्लस. थर्ड हेडिंग इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स. तो कंपनी ने जो शेयर वारंट्स इशू किया उसके बदले में कितना पैसा मिला है वो लिखना है. एज फार एज योर क्वेश्चंस आर कंसर्न, यू डोंट हैव एनी बैलेंसेस ऑफ दिस टाइप. नेक्स्ट इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. सेकंड हेडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब कंपनी ने शेयर्स इशू किया है, कंपनी हैज रिसीव्ड द एप्लीकेशन मनी आल्सो, लेकिन अभी उनका अलॉटमेंट करना बाकी है. सो दे आर नॉट द ओनर्स नाउ, एट प्रेजेंट दे आर नॉट द ओनर्स. जब अलॉटमेंट हो जाएगा दे विल बिकम द ओनर्स. तो ये अमाउंट हमको यहाँ पर लिखना है. एज फार एज क्वेश्चंस आर कंसर्न, नॉर्मली यू डोंट गेट एनी बैलेंस ऑफ दिस टू टाइप्स. तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स एंड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसके नॉर्मली आपको क्वेश्चंस में बैलेंस नहीं मिलता. Next it is non-current liabilities. The liabilities which are in relation to the business, which are non-current. That means what? Not payable within the trade cycle of 12 months. तो 12 महीने के अंदर जो liabilities paid नहीं करना है, business से related है, but they are not payable within a normal trade cycle within 12 months. They are called as what? Non-current. Long-term borrowings. Long-term borrowings. Deferred tax liabilities net of advance tax. Other long-term liabilities, long-term provisions. Other long-term liabilities, long-term provisions. हम लोग एक एक करके देखते जाते हैं कि हर एक शेड्यूल में भी क्या लिखेंगे, so that this format itself will get complete. तो पहले जब लिखने वाला है इक्विटी एंड लायबिलिटी में, सबसे पहला बैलेंस है हमारा शेयर होल्डर्स फंड. तो उसमें सबसे पहले आएगा हमारा शेयर कैपिटल, शेड्यूल 1, नोट 1. तो देखते हैं नोट 1, नोट्स टू अकाउंट्स 1. शेयर कैपिटल में हमको लिखना क्या है. First of all, we have to write the authorized share capital. This authorized share capital, this is the maximum share capital that a company can issue during its lifetime. Company अपने lifetime में जो shares issue कर सकती है, which is mentioned in the capital clause of memorandum of association. कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है तो उनको दो important documents सबमिट करने होता है. उसमें से एक होता है memorandum of association, जिसमें लिखा जाता है कंपनी अपने लाइफ टाइम में कितना शेयर्स इशू करेगी. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल. हमको बाइफर्केशन देना है, कितने प्रेफरेंसेस होंगे, कितने का एक होगा, कितने इक्विटी शेयर्स होंगे, कितने का एक होगा. दिस अमाउंट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट. ये टोटल में नहीं आएगा, दिस इज ओनली फॉर डिस्क्लोजर. ना आउट ऑफ दिस ऑथराइज्ड कैपिटल हमने कितना शेयर्स इशू किया है, लोगों ने कितना खरीदा है, कितना अमाउंट पेड हुआ है. सो इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल. उसमें भी बाइफर्केशन लिखना है. डैश प्रेफरेंसेस ऑफ डैश इज, डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ डैश इज, उसमें से कितना कॉल हुआ है,
कॉल सीनियर्स, कितना कॉल का पैसा आना है बाकी है, इसमें भी ड्यू फ्रॉम डायरेक्टर्स, ड्यू फ्रॉम अदर्स, ये बाइफर्केशन लिखना है अलग से। ऐड फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, कंपनी ने अगर कोई शेयर्स फोरफिट किया है तो फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट का बैलेंस ऐड करना है। तो यहाँ पर ये कॉल्ड अप अमाउंट होगा जिसमें से कॉल सीनियर्स माइनस करेंगे, अगर फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट का बैलेंस दिया है तो उसको ऐड करेंगे। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, आपको इस शेयर कैपिटल के नीचे लिखना है आउट ऑफ द अबाउट डैश शेयर्स वर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब है कि कंपनी ने शेयर्स इशू किया है लेकिन उसके बदले में कंपनी को क्या नहीं मिला है, कैश नहीं मिला है। सी फॉर एग्जांपल, कंपनी ने कुछ शेयर्स प्रमोटर्स को इशू किए होंगे, कुछ शेयर्स कंपनी ने असेट्स के सामने इशू किए होंगे, जिसके बदले में कंपनी को क्या रिसीव नहीं हुआ है, कैश रिसीव नहीं हुआ है। तो ये डिस्क्लोजर देना होगा। आउट ऑफ द अबाउट डैश इक्विटी शेयर्स वर इशूड एज फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स, कंपनी ने अगर कुछ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स इशू किया है तो उसका डिस्क्लोजर हमको देना होगा ना। दिस आर कॉल्ड एज व्हाट, डिस्क्लोजर्स। कंपनी इज अ डिस्टिंक्ट फर्म वेयर देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। पैसा इन्वेस्ट किया है शेयर होल्डर्स ने और पैसे को यूटिलाइज कर रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये सारी जानकारी किसको देनी होगी, ओनर्स को, मतलब शेयर होल्डर्स को देनी होगी। इसलिए ज्यादा डिस्क्लोजर्स के रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि इतने में से इतने शेयर्स इशू किए फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इतने शेयर्स फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, ये डिस्क्लोजर है। दिस इज द इंफॉर्मेशन व्हिच इज गिवन बाय द डायरेक्टर्स टू द शेयर होल्डर्स as well as to the outside parties. Next है reserves and surplus. Next है reserves and surplus, schedule number 2। तो इसमें क्या क्या लिखेंगे, तो देखो reserves and surplus में बहुत सारे reserves आपको पता होंगे, capital redemption reserve, capital reserve, general reserve, security premium balance, debenture redemption reserve, investment fluctuation reserve, right, dividend equalization reserve, जो भी है reserves एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, इनका बैलेंस लिखना कैसे है कि ओपनिंग बैलेंस कितना था, उसमें ड्यूरिंग द ईयर एडिशन कितना हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर कितना यूटिलाइज हुआ है, तो फाइनली कितना बाकी बचा। हमको हर रिजर्व्स के लिए ये ऐसा लिखना है कि ओपनिंग बैलेंस कितना था, साल भर में कितना ट्रांसफर एडिशन हुआ है, साल भर में उसमें से कितना बैलेंस यूटिलाइज हुआ है, एंड एट द एंड कितना बैलेंस बाकी है। ये तो रिजर्व्स के लिए था। अभी सरप्लस, सरप्लस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, तो उसका ओपनिंग बैलेंस कितना था, साल भर में प्रॉफिट कितना हुआ है, लेस अप्रोप्रिएशन, उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ है, रिजर्व में कितना ट्रांसफर हुआ है, इंटरिम डिविडेंड कितना दिया है, बचा हुआ बैलेंस। तो ये सरप्लस का बैलेंस, ये रिजर्व का बैलेंस, मिलाकर टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस का बैलेंस। इंपॉर्टेंट चीज हमको क्या पर याद रखना है, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शैल बी शोन एज अ नेगेटिव फिगर अंडर द हेड सरप्लस। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस आता है तो वो भी हमको यहाँ पर ही लिखना होगा माइनस करके। डेबिट बैलेंस जो है वो कैसे दिखाना होगा, नेगेटिव फिगर माइनस में दिखाना होगा, लेकिन वो यहाँ पर ही आएगा अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। So after shareholders fund, share application में pending allotment, next heading is non-current liabilities. Non-current liabilities, ऐसा liability which are related to the business but not payable within a period of 12 months. उसमें 4 हेडिंग्स है जिसमें से नॉर्मली आपको ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपको क्वेश्चन में मिलेगा। सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। आउट ऑफ दिस व्हाट यू गेट इन एग्जाम इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जिसका हम लोग शेड्यूल बनाएंगे यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स। देखते हैं उसमें क्या लिखेंगे। तो थर्ड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या लिखेंगे, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स जो कंपनी ने इशू किया है, लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स, जो बैंक से कर्जा लिया लॉन्ग टर्म के लिए, नॉर्मली आपको वर्ड मिलेगा टर्म लोन्स। सो लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम द बैंक्स। अगर कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट मतलब डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट इशू किया है, पब्लिक ने जिसको सब्सक्राइब करना होता है, सो नॉर्मली दीज आर ऑलवेज अनसिक्योर्ड। तो पब्लिक डिपॉजिट्स, कंपनी ने क्या किया है, पब्लिक डिपॉजिट्स इशू किया है लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये जो बैलेंसेस है इनका टोटल हमको लिखना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो ये रहा हमारा थर्ड, नॉन करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट इज करंट लायबिलिटीज, liabilities which are related to the business are payable within a period of 12 months. Liabilities which are related to the business and payable within
a trade cycle that is normally within a 12 months. तो बिजनेस से रिलेटेड लायबिलिटीज है जिसको हमको एक साल के अंदर पेड करना है, कॉल्ड एज व्हाट, करंट लायबिलिटीज. उसमें क्या क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. ये सारे शेड्यूल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट है 4, दैट इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. बोरोइंग्स, पहली बात तो ये कर्जा होना चाहिए, और कौन सा होना चाहिए, शॉर्ट टर्म, दैट इज पेएबल विद इन 12 मंथ्स. तो सबसे पहला आ गया बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट जो नॉर्मली 3 महीने के लिए अलाउ होता है. सो बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस. देन शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम डायरेक्टर्स. तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लोन होना चाहिए और वो शॉर्ट पीरियड का होना चाहिए. तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ मेन. शॉर्ट टर्म लोन्स अगर दिया है क्वेश्चन में, शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स या फिर शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स. तो इनका टोटल आएगा. ट्रेड पेएबल्स. ट्रेड पेएबल्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस. सन्ड्री क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस जिसके लिए अब तक आप नॉर्मली लिखते थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. सो दिस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज नथिंग बट क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस. तो क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस एंड बिल्स पेएबल, इनको हमको लिखना है ट्रेड पेएबल्स में. इनको हमको लिखना है ट्रेड पेएबल्स में. अदर करंट लायबिलिटीज. अदर करंट लायबिलिटीज मतलब जो किस में नहीं आ रहा है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में नहीं आ रहा है, ट्रेड पेएबल्स में भी नहीं होगा एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में भी नहीं होगा. शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में भी नहीं होगा. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, अदर करंट लायबिलिटीज. अदर करंट लायबिलिटीज में क्या क्या लिखेंगे नॉर्मली, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. अगर एडवांस इनकम मिला है तो हमारा अदर करंट लायबिलिटीज में आएगा. इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स. इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स मतलब हमने जो डिबेंचर्स इशू किए थे, बॉन्ड्स इशू किए थे, उनका अगर कोई इंटरेस्ट पेएबल है जो जमा हुआ है लेकिन ड्यू नहीं हुआ है, जमा हुआ है और ड्यू भी हुआ है, सो व्हाटएवर द इंटरेस्ट पेएबल ऑन द बोरोइंग्स, हमने जो डिबेंचर इशू किए थे, बॉन्ड्स इशू किए थे, उनका जो भी इंटरेस्ट पेएबल होगा वो यहाँ पर आएगा. अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड्स, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है लेकिन अभी उसको क्लेम करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए वो अनपेड है. तो अनपेड अनक्लेम डिविडेंड्स दैट विल कम अंडर अदर करंट लायबिलिटीज. एंड नाउ शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, तो प्रोविजन फॉर टैक्स, उसमें से माइनस करेंगे एडवांस टैक्स. मतलब यहाँ पर ये प्रोविजन फॉर टैक्स ज्यादा होना चाहिए तो यहाँ पर लिखेंगे. मतलब अगर समझो ये 20,000 और ये 18,000 है तो 20,000 माइनस 18,000 यहाँ पर. लेकिन अगर एडवांस टैक्स ज्यादा है तो किसी और जगह पर लिखना है जो हम लोग असेट साइड में देखेंगे. तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स और एडवांस टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन में तभी लिखना है व्हेन प्रोविजन फॉर टैक्स इज मोर देन द एडवांस टैक्स. प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट किससे ज्यादा होगा, एडवांस टैक्स से ज्यादा होगा, तो हमको शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में लिखना है. अगर ये एडवांस टैक्स ज्यादा होगा तो हमारे अलग शेड्यूल में आएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस वाले शेड्यूल में आएगा. प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, अगर शॉर्ट टर्म प्रोविजन है एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए तो वो यहाँ पर आएगा. एम्प्लॉयज के लिए कुछ प्रोविजन किया हुआ है शॉर्ट टर्म का, तो यहाँ पर आएगा. ये टोटल तो शेड्यूल नंबर 7 तक ये सारे लायबिलिटीज वाले हैं. अगर आप देखोगे यहाँ पर हम लोग ये बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड डिस्कस कर रहे थे, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेड्यूल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो नॉर्मली इन सब पर कौन सा बैलेंस होगा, इन सब पर क्रेडिट बैलेंस होगा. मतलब ट्रायल बैलेंस के ये क्रेडिट साइड में दिया होगा. ये सारे बैलेंस ट्रायल बैलेंस के कहाँ पर मिलेंगे आपको, क्रेडिट साइड में. सिर्फ 2 बैलेंस को छोड़कर. कौन से 2 बैलेंस, तो एक तो है कॉल्स इन एरियर्स, ये जो यहाँ से लेस हो रहा है कॉल्स इन, ये डेबिट साइड में दिया होगा ट्रायल बैलेंस के. और यहाँ पर ये इंटरिम डिविडेंड भी होगा डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस के. ट्रांसफर टू रिजर्व तो आपको एडजस्टमेंट में आएगा. तो इंटरिम डिविडेंड जो है वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आएगा. फिर उसके बाद ये जो एडवांस टैक्स है ये आपको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में मिलेगा. अगर ये 3 बैलेंस छोड़ोगे तो बाकी सारे बैलेंसेस आपको ट्रायल बैलेंस के कहाँ पर मिलेंगे, क्रेडिट साइड में. तो ये था हमारा कौन सा वाला साइड, लायबिलिटी साइड. कौन सा वाला साइड था, लायबिलिटी साइड. Now we'll discuss the asset side. Asset side, for asset side there will be 2 headings. Asset side में 2 headings है, एक तो है non current assets and the other one is current assets. एक कौन सा है, non current assets, दूसरा है current assets. Now what is non current asset and current asset? The assets or properties which are to be converted or realized within a period of 12 months.
ऐसे एसेट जो कन्वर्ट होने वाले, रियलाइज होने वाले कैश में विद इन अ ट्रेड साइकिल, दैट इज विद इन 12 months, आर कॉल्ड एज व्हाट? करंट एसेट्स. And those assets which are not going to be converted, not going to be realized within a period of 12 months, they are called as what? Non current assets. तो नॉन करंट असेट्स में से सबसे पहला वाला पार्ट है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसमें क्या क्या आएगा? तो टेंजिबल एसेट्स, जिसके लिए हम लोग शेड्यूल 8 बनाएंगे. इनटेंजिबल एसेट्स शेड्यूल 9. कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए फर्नीचर का काम, मतलब हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है और काम चालू है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट. इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट मतलब कोई इनटेंजिबल एसेट्स का प्रोसेस स्टार्ट है तो उसका यहाँ पर आएगा. तो नॉर्मली आपको ये दो बैलेंस नहीं मिलेंगे, नॉर्मली यू विल गेट दिस टू बैलेंसेस. तो देखते हैं टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स के शेड्यूल्स. टेंजिबल एसेट्स, तो इसमें हमको क्या क्या लिखना है? लैंड, बिल्डिंग्स, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, व्हीकल्स. ये सारे एसेट्स के लिए हमको दिखाना है ओपनिंग कितना था, एड एडिशंस लेस डिडक्शन. ओपनिंग, एडिशंस एंड डिडक्शंस, ये तीनों में आएगा. मतलब कैसे आएगा? तीनों, दोनों में आएगा. एक तो ग्रॉस ब्लॉक एंड डेप्रिसिएशन. ग्रॉस ब्लॉक मतलब ओरिजिनल कॉस्ट, तो ओपनिंग ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, एडिशन कितना हुआ, सेल कितना हुआ, तो क्लोजिंग कितना है. वैसे डेप्रिसिएशन का होगा ओपनिंग बैलेंस कितना है फॉर द ईयर कितना हुआ, लेस असेट्स सोल्ड, जो असेट बेचा उसका डिडक्शन कितना हुआ. फिर ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक में से ओपनिंग डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू आएगा. क्लोजिंग ग्रॉस ब्लॉक में से क्लोजिंग डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू आएगा. तो यहाँ पर हमको जो बैलेंसेस दिखाने हैं, तो यहाँ पर जो बैलेंस होगा कैसे होगा? ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिडक्शन. तो यहाँ पर नॉर्मली आपके क्वेश्चन में ज्यादा अगर डिफिकल्ट एडजस्टमेंट नहीं है तो कैसे होगा? बैलेंस होगा, उसमें से आपको डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखना है. दिस इज फॉर इनटेंजिबल एसेट्स, सॉरी टेंजिबल एसेट्स. एंड शेड्यूल नंबर 9, इनटेंजिबल एसेट्स क्या क्या होगा? गुडविल, ब्रांड्स और ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट्स, लाइसेंसेस एंड फ्रेंचाइजेस. इसको भी हमको कैसे लिखना है? ओपनिंग बैलेंस कितना था, एडिशंस कितना हुआ, डिडक्शंस कितना हुआ, सेल कितना हुआ, राइट ऑफ कितना हुआ. तो ओपनिंग बैलेंस कितना था, एडिशंस कितना हुआ ड्यूरिंग द ईयर, एंड लेस डिडक्शंस कितना हुआ, या फिर अमोर्टाइज कितना हुआ, रिटर्न ऑफ कितना हुआ है. सो दिस आर द फॉर intangible assets. Intangible assets, नेक्स्ट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट शेड्यूल नंबर 10. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या लिखेंगे इसमें? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. सो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स एंड सब्सिडियरी कंपनीज. हमारी कंपनी की कुछ एसोसिएट कंपनी होंगी, सब्सिडियरी कंपनी होगी, इसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया है लॉन्ग टर्म का, तो वो आएगा. So trade investments, the investment which are related to the business, trade investment, long-term investments, and long-term investments in associates and subsidiaries. This will be considered as non-current investment. ऐसे इन्वेस्टमेंट जिसको हम लोग एक साल के अंदर बेचने वाले नहीं है. नेक्स्ट क्या है? डेफर्ड टैक्सेस नेट. तो इसमें नॉर्मली आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन में बैलेंस नहीं आएगा. लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस शेड्यूल नंबर 11 एंड अदर नॉन करंट एसेट्स शेड्यूल नंबर 12. Other long-term loans and advances 11 and other non-current assets 12. तो 11 में क्या होगा, 12 में क्या होगा देखते हैं. लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स गिवन. हमने कोई डिपॉजिट्स दिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स जो एक साल के अंदर हम लोग विड्रॉ करने वाले नहीं है. जैसे अगर हमने कोई इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लिया तो उसके साथ हमको डिपॉजिट रखना होता है, तो जब तक हमारा फैक्ट्री चलेगा, ऑफिस चलेगा, तब तक वो डिपॉजिट भी रहेगा. तो ये शॉर्ट टर्म का नहीं होता, दिस इज लॉन्ग टर्म. एडवांस टैक्स लेस प्रोविजन फॉर टैक्स. अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर प्रोविजन फॉर टैक्स ज्यादा है, एडवांस टैक्स कम है, तो हम लोग उसको कहाँ पर दिखाएंगे? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में. कहाँ पर दिखाएंगे? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में. अगर एडवांस टैक्स ज्यादा है, तो कहाँ पर दिखाएंगे? शेड्यूल नंबर 11 में लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस, एडवांस टैक्स माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स. ये आ जाएगा आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. शेड्यूल नंबर 12 अदर नॉन करंट एसेट्स. शेड्यूल नंबर 12 अदर नॉन करंट एसेट्स. इसमें हमको क्या लिखना है?
तो शेयर इशू एक्सपेंसेस, प्रीलिम एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, अंडरराइटिंग कमीशन, मतलब आप देख रहे हो यहाँ पर ये सारे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, ऐसा लॉस, ऐसे खर्चे जो अब तक राइट ऑफ नहीं हुए। तो ऐसे खर्चे, ऐसे लॉसेस जो अब तक राइट ऑफ नहीं हुए हैं और उसको हम लोग एक साल के अंदर राइट ऑफ भी नहीं करने वाले, नॉट टू बी अमोर्टाइज, अमोर्टाइज मतलब रिटर्न ऑफ, नॉट टू बी अमोर्टाइज विद इन अ ईयर, जिनको हमको एक साल के अंदर राइट ऑफ करना भी नहीं है, वो सारे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, लॉसेस का बैलेंस कहाँ पर होगा, अदर नॉन करंट असेट्स में, अदर नॉन करंट असेट्स में होगा। So on the asset side, the second heading is current assets. All the assets which are going to be converted or realized in cash within a normal trading cycle, that is within a period of 12 months. तो ऐसे एसेट जो एक साल के अंदर कन्वर्ट होने वाले हैं या फिर कैश में रियलाइज होने वाले, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, करंट एसेट्स। तो क्या क्या होगा इसमें, करंट इन्वेस्टमेंट, शेड्यूल नंबर 13, इन्वेंटरीज, शेड्यूल नंबर 14, ट्रेड रिसीवेबल्स, शेड्यूल नंबर 15, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शेड्यूल नंबर 16, short term loans and advances, schedule number 17, and other current assets, schedule number 18। तो 13 से लेके 18 तक शेड्यूल से भी हम लोग देखते हैं। 13 करंट इन्वेस्टमेंट्स, तो इसमें क्या क्या लिखेंगे करंट इन्वेस्टमेंट में, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स और कॉल्ड एज व्हाट, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स। नॉर्मली इनके लिए वैल्यूएशन कैसे होता है, एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। As per accounting standard 13, they are valued at, current investments are valued at cost price or market price whichever is less। तो short term investments and marketable investment, तो यहाँ पर लिखना है इन्वेंट्रीज मतलब क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक किस चीज का क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। इसके अलावा और क्या होगा, स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स। याद रखना आपको, लूज टूल्स आपको किस में लिखना है, इन्वेंट्रीज में लिखना है। लूज टूल्स का बैलेंस कहाँ पे लिखना है, इन्वेंट्रीज। याद रखो फिक्स असेट में नहीं लिखना है, लूज टूल्स का बैलेंस कहाँ पर आएगा, इन्वेंट्रीज में। तो इन्वेंट्रीज इज नथिंग बट क्लोजिंग स्टॉक। किस चीज का क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स। शेड्यूल नंबर 15, ट्रेड रिसीवेबल्स। इसमें हमको दो बैलेंस लिखना है, एक सन्ड्री डेटर्स और दूसरा बिल्स रिसीवेबल। जब डेटर्स लिखेंगे तो हमको लिखना है ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स एंड अदर्स। ऐसे कितने डेटर्स है जो 6 महीने से ज्यादा ओवर ड्यू हो गए, मतलब 6 महीने से भी पुराने वाले जो डेटर्स है वो कितने हैं, बाकी कितने हैं। फिर इसमें से डाउटफुल कितना है, सिक्योर्ड कितना है, अनसिक्योर्ड कितना है, वो सारा बाइफर्केशन डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। उसमें से डाउटफुल कितना है, सिक्योर्ड कितना है, कंसिडर गुड कितना है, तो रिकवरेबल कितना है, डाउटफुल कितना है, वो सारा बाइफर्केशन। लेकिन मेजर बाइफर्केशन क्या होगा, ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स एंड अदर्स। तो डेटर्स का जो टोटल बैलेंस है उसमें से 6 महीने से भी पुराने वाले डेटर्स कितने हैं और बाकी डेटर्स कितने हैं, इसका बाइफर्केशन। और ये आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ पर दिया होगा, एडजस्टमेंट में दिया होगा, ये एडजस्टमेंट में दिया होगा इन्फॉर्मेशन। तो ये डिस्क्लोजर का एडजस्टमेंट, इसके कोई डबल इफेक्ट नहीं होते हैं, इसके कोई डबल इफेक्ट नहीं होगी। तो ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या क्या लिखना है, डेटर्स का बैलेंस एंड बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस। नेक्स्ट बैलेंस है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस हमको यहाँ पर लिखना है, बैंक बैलेंस एंड कैश बैलेंस अंडर द हेडिंग 16। 17 short term loans and advances, short term loans and advances, loans or advances given to the staff, advances given to the suppliers which is to be adjusted against purchases। हमने सप्लायर्स को एडवांस दिया है जो परचेस के सामने एडजस्ट होने वाला है, तो वो एडवांस। लोन्स एंड एडवांसेस ड्यू बाय डायरेक्टर्स एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। तो हमने कुछ लोन्स एंड एडवांसेस दिया होगा डायरेक्टर्स को या फिर अदर ऑफिसर्स कंपनी को, तो वो हमको यहाँ पर लिखना है। अदर करंट एसेट्स, इनकम रिसीवेबल मतलब बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम का कोई पैसा आना बाकी है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, प्रीलिम एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न, हमने देखा था वो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, अंडरराइटिंग कमीशन वगैरह सब जो एक साल के अंदर राइट ऑफ होने वाले, टू बी अमोर्टाइजेबल विद इन 12 मंथ्स, टू बी अमोर्टाइजेबल विद इन 12 मंथ्स। तो एक साल के अंदर जो राइट ऑफ होने वाले वो सारे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर आप यहाँ पर लिखोगे। तो इनकम रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, तो ये सारी चीजें हमको किस में लिखनी है, अदर करंट असेट्स में लिखनी है। वो सारी चीजें कहाँ पर लिखनी है,
अदर करंट एसेट्स में लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर फिर से एक बार करंट एसेट्स, पहले तो क्या है करंट इन्वेस्टमेंट, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेंट्रीज, इसमें हमको क्या लिखना है क्लोजिंग स्टॉक, किस चीज का क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स। ट्रेड रिसीव्स, इसमें हमको क्या लिखना है डेटर्स लिखना है, बिल्स रिसीवेबल लिखना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें क्या लिखना है कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इसमें क्या लिखना है हमको, तो लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू द स्टाफ, राइट। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में क्या लिखेंगे, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू द स्टाफ, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू द डायरेक्टर्स और अदर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, इसको हमको कहाँ पर लिखना है शॉर्ट टर्म लोन्स, प्लस एडवांस गिवन टू द सप्लायर्स व्हिच इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट परचेस। अदर करंट एसेट्स में क्या लिखेंगे, तो इनकम रिसीवेबल, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल और बाकी सारे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, जो एक साल के अंदर हमको राइट ऑफ करना है, अमोर्टाइज करना है, मतलब एक साल के अंदर राइट ऑफ करना है, तो वो सारे बैलेंस हम लोग कहाँ पे लिखेंगे अदर करंट एसेट्स। तो ये टोटल और हमारा ये लायबिलिटी का टोटल क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं लायबिलिटी में क्या क्या बैलेंस हेडिंग्स है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें से इक्विटी वाला बैलेंस कौन सा है, शेयर होल्डर्स फंड एंड शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट। लायबिलिटीज में कौन सा है, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटीज। सो देयर आर 4 हेडिंग्स, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। असेट में देयर आर 2 हेडिंग्स, नॉन करंट असेट्स एंड करंट एसेट्स। तो जितना टोटल हमारा ये लायबिलिटी साइड का आएगा उतना ही टोटल किसका आना चाहिए, असेट का आना चाहिए। एंड द लास्ट पार्ट कंटिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स, कंटिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स, तो इसमें हमको क्या लिखना है, कंटिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। तो कंटिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स, फर्स्ट कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब लायबिलिटी विच आर अनसर्टन, liabilities which are uncertain, contingent liability that is liabilities which are uncertain, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। claims against the company not acknowledged as debt, मतलब किसी वर्कर ने या फिर किसी सप्लायर ने, आउटसाइडर ने हमारे कंपनी पर कोई क्लेम किया होगा, कंपनी में कोर्ट में कोई केस किया होगा, which is not acknowledged as debt, मतलब कंपनी नहीं मान रही कि हमको वो पेएबल होगा, या फिर इट इज पेंडिंग डिसीजन। गारंटीज, कंपनी ने कोई गारंटी इशू किया होगा। एरियर्स ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड, तो प्रेफरेंस शेयर्स का जो क्यूमुलेटिव टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स है उनका पिछले कुछ सालों का डिविडेंड बाकी है, तो उसको हमको यहाँ पर लिखना होगा, तो ये डिविडेंड का पेयर होगा व्हेनेवर देयर इज अ प्रॉफिट फॉर द कंपनी। कमिटमेंट्स, एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन कैपिटल अकाउंट, हमने कोई लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट दिया है जिसका कॉन्ट्रैक्ट अभी एग्जीक्यूट होना बाकी है, जिसके लिए हमको पेमेंट करना होगा, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है तो वी हैव टू पे। अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, हमने किसी और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है और वो शेयर्स पार्टली पेड अप है, मतलब जब भी वो कंपनी कोई क्लेम कंपनी जब भी वो शेयर्स कॉल्ड अप करेगी तो हमको वो क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। तो हमने किसी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है और वो शेयर्स क्या है, पार्टली पेड अप है, हमने किसी और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है और वो शेयर्स पार्टली पेड अप है, मतलब जब भी वो कंपनी कॉल करेगी हमको वो पैसा देना होगा। एंड अदर कमिटमेंट्स नॉन कैंसिलेबल, जो कैंसिल नहीं हो सकता है। तो ये था आपका पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। एक बार कंप्लीट बैलेंस शीट फॉर्मेट देखते क्या क्या होगा। पहला तो क्या होगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। हमारे एग्जाम से रिलेटेड इसमें क्या क्या मेजर आएगा देखो, तो शेयर होल्डर्स फंड में क्या होगा, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या मेजर होगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। एंड करंट लायबिलिटी में ये सारे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। असेट्स साइड में 2 हेडिंग्स है, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। तो नॉन करंट असेट्स में ये टेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये नहीं होगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस, अदर नॉन करंट असेट्स। करंट असेट्स में ये सारे करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट असेट्स। एंड फाइनली कंटिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। तो ये था हमारा कंप्लीट फॉर्मेट